हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे। जहां सबसे पहले बताएंगे भारत और सऊदी अरबिया में बहुत बड़ी डिफेंस डील। जी हां, तोप के गोले खरीदेंगे प्रिंस सलमान, पाकिस्तान को बड़ा और तगड़ा झटका। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे उत्तरी जाफना में भारतीय मछुआरों पर टूटी श्रीलंकाई सेना फिर एक बार 19 लोगों को नौका के साथ किया गिरफ्तार। साथ ही साथ पाकिस्तान से बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों, चुनाव से जुड़ी, जहां पर कौन जीत रहा है पाकिस्तान का इलेक्शन। दोस्तों, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन सी पार्टी चल रही है आगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे हरकतों से बाज नहीं आ रहा कनाडा, भारत पर लगाए चुनाव में हस्तक्षेप के आरोप। अब भारत ने दिया ऐसा जवाब कि जिंदगी भर रखेगा याद ट्रूडो और कनाडा। जी हां दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बस बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी हर चीज मुमकिन और बंगाल में बदलाव होना बहुत जरूरी है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो दोस्तों चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ। जहां भारत और सऊदी अरबिया में बहुत बड़ी डिफेंस डील, तोप के गोले खरीदेंगे प्रिंस सलमान, पाकिस्तान को लगा बड़ा और तगड़ा झटका। बता दें, मध्यपुर में जारी संघर्ष के बीच भारत के हाथ बड़ी डिफेंस डील लगी है। सऊदी अरबिया ने रियाद डिफेंस एक्सपो के दौरान भारत से 155 mm तोपखाने के गोले की खरीद को लेकर बहुत बड़ा समझौता किया है। रिपोर्ट के अनुसार यह कॉन्ट्रैक्ट भारतीय रक्षा निर्माता म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड को मिला है, जिसकी कीमत $225 मिलियन है। इसे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरबिया अब तक डिफेंस डील के लिए अमेरिका के अलावा पाकिस्तान पर निर्भर रहा है। यह भारत के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड या उसके उत्तराधिकारी कंपनियों के लिए अब तक का सबसे बड़ा ज्ञात ऑर्डर है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में फंक्शनल ऑटोनॉमी और इफिशियंसी बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 11 अक्टूबर 2021 से इसे 41 इकाइयों के साथ 7 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विभाजित कर दिया था। जी हां दोस्तों, यानी कि सऊदी अरबिया ने भारत को विशालकाय हथियार ऑर्डर दिया है दोस्तों, जिसके बाद भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री की वाकई में यह ऐतिहासिक उड़ान देखने को मिलने वाली है। ऐसे में सऊदी अरबिया को आप लोग थैंक यू सो मच कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर उत्तरी जाफना में भारतीय मछुआरों पर टूटी श्रीलंकाई सेना, 19 लोगों को नौका समेत किया गिरफ्तार। बता दें, श्रीलंका की नौसेना ने उत्तरी जाफना प्रांत में भारतीय मछुआरों पर बहुत बड़ी कार्रवाई की है। नेवी ने डेफ्ट द्वीप के पास अपने जल क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में 19 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनकी 2 नौकाओं को जब्त कर लिया है। श्रीलंका की नौसेना ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी है। 1 महीने के भीतर इस तरह की दूसरी घटना है। अभी कुछ ही दिन पहले श्रीलंकाई नौसेना ने कुछ भारतीय मछुआरों को अपने क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। श्रीलंका की नौसेना ने एक बयान में कहा कि उसने तटरक्षक बल के साथ एक अभियान में बुधवार को श्रीलंकाई जल क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ रहे 19 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार करने के साथ साथ उनकी 2 नौकाओं को भी जब्त कर लिया। बयान के मुताबिक पकड़े गए मछुआरों और उनकी 2 नौकाओं को कान के संथुराई बंदरगाह लेकर जाया गया। जी हां दोस्तों, इस पर आपकी क्या टेक होगी दोस्तों? लगातार बार बार भारतीय मछुआरों को पकड़ा जा रहा है दोस्तों, आखिर इस पर आपका क्या टेक होगा कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान चुनाव से रुझानों को लेकर बड़ी खबर। रुझानों में इमरान खान की पीटीआई समर्थित उम्मीदवारों का दिख रहा है जलवा, नवाज शरीफ रह गए बहुत पीछे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में गुरुवार को वोटिंग के बाद वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में इमरान खान की पार्टी पीटीआई समर्थित उम्मीदवार जबरदस्त प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। रात 11 बजे तक पाकिस्तानी टीवी चैनल ARI न्यूज ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया है कि नेशनल असेंबली की कुल 266 सीटों में करीब 100 सीटों पर आजाद उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। इनमें से 90 से ज्यादा सीटों पर इमरान खान की पीटीआई समर्थित उम्मीदवार हैं, जो पार्टी का चुनाव निशान जब्त हो जाने की वजह से निर्दलीय लड़ रहे हैं। इसके बाद नवाज शरीफ की पार्टी PMLN करीब 50 और बिलावल भुट्टो की PPP करीब 30 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। अभी तक ये गैर आधिकारिक आंकड़े हैं, लेकिन अगर ये रुझान नतीजों में बदलते हैं तो इमरान खान समर्थित उम्मीदवार 134 के बहुमत के जादुई आंकड़े तक भी पहुंच सकती है। जी हां, आपको बता दें कि बहुमत के लिए 134 सीटें चाहिए। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली की कुल 336 सीटें हैं। इनमें 60 सीटें महिलाओं के लिए और 10 सीटें गैर मुसलमानों के लिए आरक्षित हैं। यानी कि दोस्तों, जिस प्रकार से इमरान खान की पार्टी आगे चल रही है, इसमें इमरान खान ने जेल से ही एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। कहा है कि पाकिस्तान की जनता ने अपने वोट से विपक्षियों को दिया है करारा जवाब, यानी कि नवाज शरीफ की पार्टियों को करारा जवाब दिया है। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें, पीटीआई ने बड़ा ही गंभीर आरोप लगाया है। पीटीआई नेता ने दावा किया है कि नवाज शरीफ के लाहौर स्थित निर्वाचन क्षेत्र NA 130 में पीठासीन अधिकारी ने जब मतदान प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी, तब केवल PMLN का चुनाव एजेंट मौजूद था। उन्होंने दावा किया कि पार्टी का चुनाव एजेंट के मतदान केंद्र पर पहुंचने से पहले ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया। अहमद ने कहा कि इस हथकंडे के जरिए अधिकारी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे उम्मीदवारों के चुनाव एजेंट को बूथ पर मतदान की वास्तविक स्थिति की जानकारी न हो, ताकि उनके लिए चुनाव में धांधली करना आसान हो जाए। जी हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान में वोटिंग तो खत्म हो चुकी है, लेकिन नवाज शरीफ को सेना जो है अपना फेवरेट नेता मान रही है और पाकिस्तान की सेना नवाज शरीफ को ही जिताना चाह रही है, चाहे कैसा भी और कोई भी चुनाव जीते। लेकिन धांधली के बाद पाकिस्तान की सेना नवाज शरीफ को जरूर जिताएगी, ये तो तय है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, इसी मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट ने सबसे बड़ा दावा किया है दोस्तों, सबसे बड़ी रिपोर्ट जारी की है, जिससे पूरे पाकिस्तान में डर का माहौल। चुनाव में हुई धांधली तो पाकिस्तान में मच जाएगा बवाल।
सवाल यह है इस रिपोर्ट में कहा गया। जी हाँ, पाकिस्तान में गुरुवार को होने वाले 10वें आम चुनाव से पहले ही इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप यानी ICG की एक रिपोर्ट में भविष्यवाणी की गई है कि चुनाव में चाहे कोई भी पार्टी जीते उसकी वैधता को चुनौती मिलनी तय है। द न्यूज की खबर में रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि प्रक्रिया में खामियों को दूर करने का अवसर तेजी से कम हो रहे हैं, इसीलिए चुनाव के दिन मतदान पर विवाद हो सकता है। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें पाकिस्तान में इलेक्शन पर क्या कह रहा है वहां का मीडिया। दरअसल वहां का मीडिया कह रहा है कि चुनाव तो बहाना है, जीतेगा वही सेना का पिट्ठू। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों इसका सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत यह है कि चुनाव के दौरान पूरे दिन ना फोन चला ना इंटरनेट चला, जनता को कोई भी और कहीं से भी किसी तरह की कोई खबर नहीं थी। ऐसे में क्लियर दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इंटरनेट जिस प्रकार से गायब रहा, ऐसे में चुनाव की खबरें जनता से दूर कर दी गई ताकि धांधली हो सके और सेना जिसको जिताना चाहे वो जीत सके। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते कि पाकिस्तान में जो भी चुनाव जीते उसको सीरियसली वाकई में जनता का चुना हुआ नहीं माना जाना चाहिए, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां हरकतों से बाज नहीं आ रहा, कनाडा भारत पर लगाए चुनाव में हस्तक्षेप के आरोप। अब MEA यानी केंद्र सरकार ने दिया ऐसा जवाब, याद रखेगा जिंदगी भर। बता दें कनाडा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, वो लगातार भारत को बदनाम करने की नाकाम कोशिशें करता रहता है। खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाने के बाद कनाडा ने मुंह की खाई है। अब उसने एक नया आरोप भारत पर लगाया है। कनाडा ने अपने देश के चुनावों में भारतीय हस्तक्षेप के आरोप लगाकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। इन सभी आरोपों को विदेश मंत्रालय ने गुरुवार यानी 8 फरवरी को आधारहीन बताते हुए, बेसलेस बताते हुए खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कनाडा को करारा जवाब देते हुए कहा कि भारत सरकार की नीति अन्य देशों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की नहीं है, जबकि कनाडा ही भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने बताया कि मीडिया रिपोर्ट देखी है, कनाडाई आयोग विदेशी हस्तक्षेप मामले की जांच कर रहा है। भारत ने कनाडा की तरफ से लगाए गए इन आरोपों के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है और उनको मजबूती से खारिज करने की बात भी कही। अगली खबर बता दें, चीन ने उइगर मुस्लिमों के सामने खड़ी कर दी नई मुश्किल, मस्जिद बनाने के लिए जारी कर दिए नए नियम। जी हाँ, चीन के शिनजियांग में एक बार फिर धार्मिक प्रथाओं पर राज्य के कड़े नियंत्रण को रेखांकित करता हुआ आदेश दिया गया है। सरकारी अथॉरिटी ने यहाँ मस्जिदों को बनाने के डिजाइन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें कहा गया है कि नवनिर्मित मस्जिदों के डिजाइन में चीनी विशेषताओं का समावेश होना जरूरी है। शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में नवनिर्मित मस्जिदों को अधिकारियों के नए नियमों के तहत चीनी विशेषताओं को अपनाना होगा। ये नियम कहते हैं कि कोई भी संगठन या व्यक्ति निवासियों को किसी धर्म में विश्वास न करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, लेकिन मस्जिदों सहित नए या पुनर्निर्मित धार्मिक स्थलों को वास्तुकला, मूर्तियों, चित्रों और सजावट के संदर्भ में चीनी विशेषताओं और शैली को मूर्त रूप देना आवश्यक है। शिनजियांग में नए नियम चीनी नेतृत्व की धर्म का चीनीकरण करने और राज नियंत्रण को कड़ा करने की नीति के अनुरूप है। पिछले महीने शिनजियांग सरकार के एक सार्वजनिक नोटिस के बाद गुरुवार से ये नियम लागू हो गए। नए धार्मिक स्थलों के निर्माण के लिए स्थानीय सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है। नियम कहते हैं कि धार्मिक समूहों को मूल समाजवादी मूल्यों का अभ्यास करना चाहिए और धर्म के चीनीकरण के लक्ष्य का पालन करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान और मुस्लिम देशों OIC संगठन को अकल नहीं आएगी दोस्तों, वो बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं देगा क्योंकि चाइना एक्शन ले रहा है तो सब कुछ सही ही होगा। जी हाँ, और भारत दोस्तों कुछ नहीं भी करे तब भी भारत पर जबरदस्ती अल्पसंख्यकों को लेकर आरोप लगा दिया जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम देश भी डबल स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं भारत के प्रति? अगली खबर की ओर चले जहां चीन के इशारे पर यूं ही नहीं नाच रहे मालदीव के राष्ट्रपति, भारत से हर रिश्ता तोड़ने की तैयारी में मुइजू। क्या है प्लान बता दें। इस साल जनवरी में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर मालदीव के नेताओं के कुछ विवादास्पद ट्वीट के बाद देशों के बीच राजनयिक विवाद पैदा हो गया था। इस विवाद के बाद भारत में सोशल यूजर्स ने मालदीव की यात्रा का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया। ये मालदीव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर्यटन उद्योग को कमजोर करने की कोशिश थी। एक तरफ भारतीयों ने मालदीव की यात्रा करने से हाथ खींचे तो दूसरी ओर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। मुइजू ने चीन पहुंचकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और चीनी पर्यटकों से बड़ी संख्या में उनके देश का दौरा करने की अपील की। ऐसे में डाटा दिखाता है कि एक तरफ भारत से रिश्तों में तनाव की वजह से मालदीव जाने वाले भारतीयों की संख्या घटी है तो मालदीव पहुंच रहे चीनियों की संख्या बढ़ी है। इसी बीच दोस्तों आपको बता दें कि मुइजू ने यहाँ तक भी कहा है कि मालदीव किसी के साथ टकराव नहीं चाहता। चीन के गुलाम मुइजू के अचानक सुर बदलते भी नजर आए हैं भारत को लेकर। कर्ज की मार से बेहाल मालदीव के जहरीले राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के भारत को लेकर सुर अब बदलते दिखाई दे रहे हैं। IMF और विश्व बैंक की चेतावनी के बाद मुइजू ने कहा है कि मालदीव किसी भी देश के साथ टकराव नहीं चाहता है। यही नहीं, मुइजू ने यह भी कहा है कि मालदीव उन सभी देशों के साथ दोस्ताना संबंध चाहता है जो उसकी सीमा को मान्यता देते हैं। इससे पहले मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत का नाम लिए बिना कहा था कि उनका देश किसी देश का बैकयार्ड नहीं है। मुइजू ने अपने ताजा बयान में भारतीय सैनिकों को लेकर भी हैरान करने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों को मालदीव से हटाने की बातचीत के दौरान गुस्सा दिखाने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। जी हाँ, आखिर मुइजू चाहते क्या है दोस्तों, भारत के साथ दोस्ती या फिर भारत के साथ बैर? किसी एक चीज पर रहते दिखाई नहीं दे रहे। और खबर बता दें, पीएम मोदी जी ने पूरा किया इंदिरा गांधी का सपना। LCA तेजस MK-1A इसी महीने आसमान में भरेगा उड़ान।
उड़ान। जी हाँ, हल्के लड़ाकू विमान LCA का नया वेरिएंट तेजस MK-1A वेरिएंट की उड़ान भरने का सपना आखिरकार इस महीने साकार होने जा रहा है और इस महीने के अंत तक LCA तेजस MK-1A फाइटर जेट आसमान में उड़ान भरेगा। एरोस्पेस निर्माता LCA तेजस MK-1A को भारतीय वायुसेना IAF को सौंपने जा रही है। भारतीय एरोस्पेस निर्माता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का बेशकीमती उत्पादन रहा है। ये वो फाइटर जेट है जिसके डेवलपमेंट में काफी समय लगा है। उसने भारतीय फाइटर जेट को डिजाइन करने, विकसित करने और तैनात करने की देश की महत्वाकांक्षा को बढ़ावा दिया है। LCA तेजस के निर्माण ने भारत को उन देशों के विशिष्ट समूह में शामिल कर दिया है जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम, ऑन बोर्ड स्थिति जागरूकता डिस्प्ले और ओवर द क्षितिज स्ट्राइक क्षमताओं से लैस अपने चौथी पीढ़ी के लड़ाकू जेट विकसित करने की क्षमता का प्रदर्शन किया। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर बता दें। अयोध्या में रामलला के बाद अब श्रीलंका में बनेगा मां सीता का मंदिर, आखिर क्या है जानकारी बता दें। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का 22 जनवरी 2024 को धूमधाम से उद्घाटन किया गया। जहां एक तरफ भारत में राम मंदिर के उद्घाटन का जश्न है तो वहीं दूसरी ओर अब श्रीलंका में मां जानकी यानी माता सीता के मंदिर बनने की खबर सामने आई है। अब इस बात की पुष्टि मध्य प्रदेश के CM डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। उन्होंने कहा है कि यह निर्णय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया था। CM यादव का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मंदिर को श्रीलंका के दिवुरमोला में बनाने की बात की थी। उन्होंने कहा कि हम पुरानी योजनाओं पर काम करने का सोच रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम अपने उचित संसाधनों के आधार पर मां जानकी के मंदिर के निर्माण पर जरूर पहल करेंगे। अभी हम संस्कृति मंत्रालय की मदद से मंदिर निर्माण के निर्णय की समीक्षा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट में जय श्री राम जय मां सीता कहना मत भूलिएगा। अगली खबर बता दें। मैंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है, भारत को अमेरिका पर भरोसा नहीं है। जी हाँ, निक्की हेली ने कहा वे हमें कमजोर समझते हैं। बता दें, अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की रेस में शामिल निक्की हेली ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। निक्की हेली ने बुधवार को कहा कि भारत अमेरिका के साथ भागीदार बनना चाहता है लेकिन अभी उन्हें नेतृत्व करने के लिए अमेरिका पर भरोसा नहीं है। हेली ने यह भी कहा कि भारत मौजूदा वैश्विक स्थिति में चतुराई से खेल रहा है और समझदारी से काम लेते हुए रशिया के साथ बना हुआ है। वे अभी देख रहे हैं कि हम कमजोर हैं। निक्की हेली ने ये बातें फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कही है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर बता दें। भारत के साथ रिश्तों को लेकर खुलकर सामने आई पाकिस्तानी महिलाएं, अपनों को ही फटकारा, कहा नवाज मोदी की दोस्ती को सलाम। जी हाँ, पाकिस्तान में हो रहे आम चुनाव के बीच पूर्व PM नवाज शरीफ की पार्टी PMLN की महिला कार्यकर्ताओं ने कहा है कि उनके नेता ने हमेशा पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंधों की बात कही है। PMLN की महिला कार्यकर्ताओं ने PPP नेता बिलावल भुट्टो के उस बयान की आलोचना की जिसमें उन्होंने कश्मीर के लिए जंग लड़ने की बात कही है। महिलाओं ने कहा है कि देश की आर्थिक हालात को ठीक करना ज्यादा जरूरी है, ना कि पड़ोसी देशों से लड़ना चाहिए। पाकिस्तानी महिलाओं ने कहा कि नवाज शरीफ की सरकार बनने के बाद भारत से रिश्ते ठीक होने के साथ साथ महंगाई कम होने की भी उम्मीद जाहिर की है। अगली खबर बता दें। अमेरिका से बड़ी खबर, अमेरिकी 5 नौसैनिकों की मौत की हुई पुष्टि। सैन डिएगो जाते समय टूटा था हेलीकॉप्टर से संपर्क। जी हाँ, US में सेना ने सैन डिएगो के बाहर पहाड़ों में तूफानी मौसम के दौरान गिरे एक हेलीकॉप्टर में सवार 5 अमेरिकी नौसैनिकों की मौत की पुष्टि कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि CH-53E सुपर स्टेलियन मंगलवार देर रात लास वेगास के उत्तर पश्चिम में क्रीच एयर फोर्स बेस पर प्रशिक्षण के बाद सैन डिएगो में मरीन कॉर्प्स एयर स्टेशन मीरा मार लौटते समय गायब हो गया था। हालांकि बुधवार को इसे पाइन वैली के पर्वतीय समुदाय के पास से ढूंढ लिया गया है। नेक्स्ट खबर बता दें। खुफिया एजेंसियों का खुलासा, चीनी जासूसों ने पिछले साल नीदरलैंड का रक्षा नेटवर्क कर लिया था हैक। जी हाँ, नीदरलैंड की खुफिया एजेंसियों ने मंगलवार को कहा कि चीनी राज्य समर्थित साइबर जासूसों ने पिछले साल डच सैन्य नेटवर्क तक पहुंच हासिल कर ली थी। डच एजेंसियों ने इसे नीदरलैंड और उसके सहयोगियों के खिलाफ चीनी राजनीतिक जासूसी की प्रवृत्ति का हिस्सा बताया। ये पहली बार है कि नीदरलैंड ने सार्वजनिक रूप से चीन को साइबर जासूसी के लिए जिम्मेदार ठहराया है क्योंकि दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा तनाव बढ़ गया है। डच रक्षा मंत्री काजसा ओलोंग्रेन ने कहा यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि चीन द्वारा की गई इस प्रकृति की जासूसी गतिविधियां सार्वजनिक हो जाएं क्योंकि इससे इस प्रकार की साइबर जासूसी के प्रति अंतर्राष्ट्रीय लचीलापन बढ़ाने में मदद मिलेगी। जी हाँ, की खबर बता दें। तुर्की से बड़ा खतरा, फिर भी भारत को मिराज फाइटर जेट देना चाहता है दोस्त ग्रीस। ये फायदे का सौदा कैसे है आपको बता दे। पाकिस्तानी दोस्त तुर्की के बढ़ते खतरे के बाद भी ग्रीस ने दोस्त भारत को बड़ा ऑफर दिया है। ग्रीस ने कहा कि वो अपने रिटायर हो चुके 18 मिराज 2000 विमानों को बेचने के लिए खरीदार खोज रहा है। इन विमानों को ग्रीस ने साल 2022 में रिटायर किया था। भारत ने इन विमानों की खरीद का प्रस्ताव दिया था ताकि वो अपने 44 मिराज 2000 विमानों के बेड़े को उड़ने में सक्षम बनाए रखे। जी हाँ, अगली खबर बता दें। नाटो के महाभ्यास से घबराए चीन, रशिया और ईरान जल्द मिलकर शुरू करेंगे बड़ा युद्धाभ्यास। दुनिया में बढ़ा तनाव, बता दें शीत युद्ध के बाद नाटो के 31 देशों के सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू करने के बाद अब ईरान, रशिया और चीन एक जवाबी युद्धाभ्यास शुरू करने जा रही है। ईरान ने कहा है कि वो कुछ ही हफ्तों में चाइना और रशिया के साथ मिलकर नाटो के युद्धाभ्यास के जवाब में एक शक्तिशाली सैन्य अभ्यास करेगी। ईरान की नौसेना के कमांडर रियर एडमिरल शहराम ईरानी ने कहा कि यह संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मार्च के अंत के पहले होगा और इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा है। उन्होंने कहा कि हालांकि अभ्यास का स्थान अभी तक तय नहीं किया गया, लेकिन पूरी संभावना है कि ये ओमान की खाड़ी में हो सकता
सकता है। जी हाँ, अगली खबर बता दें, अमेरिका में भारतीय छात्र की मौत पर बहुत बड़ा अपडेट, पुलिस का बड़ा दावा, गोली मारकर की थी आत्महत्या। बता दें, अमेरिका के पर्ड्यू विश्वविद्यालय में भारतीय मूल के 23 वर्षीय एक छात्र की मौत पर अधिकारियों ने बताया कि उसने सिर पर गोली मारकर आत्महत्या की थी। छात्र इस सप्ताह इंडियाना राज्य में एक संरक्षित क्षेत्र में मृत पाया गया था। समीर कामत एक अमेरिकी नागरिक था जो 5 फरवरी की शाम को लगभग 5 बजे इंडियाना राज्य के विलियम्सपोर्ट में क्रोज ग्रोव के जंगल में मृत पाया गया था। वॉरेन काउंटी कोरोनर कार्यालय के कोरोनर जस्टिन ब्रूमेट ने बुधवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में इसके बारे में बताया है। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का दोस्त रशिया ने किया खुलकर समर्थन, पश्चिमी देशों को लगाई जमकर फटकार। जी हां, सही सुना आपने, रशिया ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत की परमानेंट मेंबरशिप यानी अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। भारत के पुराने और भरोसेमंद सहयोगी रशिया की ओर से कहा गया है कि इंडिया और ब्राजील की स्थायी सीटों की मांग जायज है और वो इसका पूरी तरह समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र में रशिया के स्थायी प्रतिनिधि गन्नेडी गैटिलोव ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की बात की जा रही है, ऐसे में भारत को भी उचित स्थान दिलाने के लिए हम बड़ा प्रयास कर रहे हैं। गैटिलोव ने आगे कहा कि यूएनएससी की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के प्रतिनिधित्व का विस्तार करना आवश्यक है। अगर विस्तार करने का निर्णय लिया जाता है तो ब्राजील और भारत मजबूत उम्मीदवार है। हम इन दोनों देशों को अस्थायी सदस्य बनाने के समर्थन में रहेंगे। अगली खबर बता दें, 543 में से 335 सीटें बीजेपी प्लस को। जी उत्तर पूर्व पश्चिम में भगवा लहर, दक्षिण में इंडिया का दम। बता दें, बस कुछ महीने और फिर देश में नई लोकसभा का गठन हो जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब जब ज्यादा वक्त नहीं रह गया तो ऐसे में इंडिया टुडे ग्रुप ने सी वोटर के साथ मिलकर देश का मूड समझने की कोशिश की। इसके लिए एक सर्वे किया गया। ये सर्वे सभी 543 लोकसभा सीटों पर हुआ। 1.5 महीने तक चले इस सर्वे में करीब 1.5 लाख लोगों को शामिल किया गया। 35,000 लोगों से सीधे बात की गई। इस सर्वे के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर आज चुनाव हो तो किसे कितनी सीटें मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को तीसरा कार्यकाल मिलेगा या विपक्ष कुछ कमाल कर दिखाएगा। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हो तो एनडीए हैट्रिक लगा सकती है। 543 में से एनडीए को 335 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया ब्लॉक के खाते में 166 सीटें जा सकती है, अन्य को 42 सीटें मिल सकती है। इनमें से बीजेपी अकेले दम पर 304 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस को 71 और अन्य के खाते में 168 सीटें आ सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, यूपी उत्तराखंड की बात करें तो बीजेपी ही बीजेपी है। लोकसभा सीटों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां 80 लोकसभा सीटें आती हैं और इस बार भी यहां बीजेपी बड़ी जीत हासिल करती दिखाई दे रही है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को इस बार 70 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी को 7, अपना दल और 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। बीजेपी को इस बार 2019 से भी ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं बिहार में बीजेपी गठबंधन को 32 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। 40 में से 32 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं अगर वोट शेयर की बात करें तो 2019 में जहां एनडीए का वोट शेयर 53% था, तो वहीं 2024 में वोट शेयर गिरकर 52% पर आ सकता है, जबकि आरजेडी और कांग्रेस का वोट प्रतिशत 7% तक बढ़ता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, झारखंड में बीजेपी को 11 सीटें और कांग्रेस 0 पर है। जिन 3 राज्यों में बनी है बीजेपी की सरकार, वहां क्या हाल है आपको बता दें। हाल ही में बीजेपी ने हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार बनाई है। इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी बड़ी जीत हासिल करती नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बाकी आप हर राज्य के ये टेबल स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, बाकी आप समझ ही सकते हैं दोस्तों। बहरहाल ओवरऑल बात करें तो 2024 में फिर एक बार बीजेपी बम्पर सीटों के साथ चुनाव जीतती नजर आ रही है और आशा करते हैं कि पीएम मोदी जी फिर एक बार पीएम बनेंगे। मानते कि नहीं, आप लोग अपनी राय अवश्य दीजिएगा। नेक्स्ट खबर आपको बताते, जहां हल्द्वानी में लगा कर्फ्यू, इंटरनेट भी बंद, उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का दिया गया आदेश। जी उत्तराखंड के हल्द्वानी में गुरुवार को बवाल हो गया। मलिका बगीचा स्थित मदरसे व मस्जिद पर प्रशासन के बुलडोजर एक्शन के बाद अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी और आगजनी कर दी, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। उपद्रवियों को तितर बितर करने के लिए पुलिसकर्मियों ने हवाई फायरिंग की और आंसू गैस के गोले भी दागे। हल्द्वानी में हालातों को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई। घटना को लेकर कांग्रेस राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने पोस्ट किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही उन्होंने धामी सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने लिखा ट्विटर पर कि हल्द्वानी उत्तराखंड के हालात दुखद हैं। हल्द्वानी की जनता से शांति की अपील है। पुष्कर धामी सरकार जिस रास्ते पर चल रही है वो घोर जन विरोधी रास्ता है। हल्द्वानी और उत्तराखंड के प्रशासनिक अमले से अनुरोध है कि कानून सम्मत तरीके से कानून व्यवस्था बहाल करें। पूरा देश हल्द्वानी में अमन और शांति के लिए दुआ कर रहा है। दोस्तों, विपक्ष को यही मौका चाहिए होता है बोलने का। उन्हें पॉइंट मिल जाता है तो वो एक से एक बातें कहने लगते हैं। इस पर आपकी अब जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। लेकिन हल्द्वानी का हाल वाकई में दोस्तों आउट ऑफ कंट्रोल से अब कंट्रोल में नजर आता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, नेक्स्ट खबर आपको बताते, जहां ममता के गढ़ में मोदी जी की हुंकार, सिर्फ 3% वोटों का रह गया अंतर, बंगाल के सर्वे ने चौंकाया। जी हाँ, कुछ महीनों के बाद देश भर में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले एक सर्वे सामने आया है जिसमें पश्चिम बंगाल को लेकर चौंकाने वाले नतीजे देखने को मिले हैं। ममता बनर्जी का गढ़ यानी कि बंगाल में बीजेपी तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सिर्फ 3% वोट का ही अंतर रह गया है। वहीं सीटों के हिसाब से भी दोनों दलों के बीच अब ज्यादा दूरी नहीं बची है। जी हाँ दोस्तों, वही इंडिया टुडे की ही हम बात कर रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 40% वोट मिल सकता है, जबकि टीएमसी को 43.5% वोट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को
9.2% वोट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं सीटों की संख्या के बारे में बात करें तो तृणमूल को 22 सीटें तो बीजेपी को 19 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन के पास भी 1 सीट जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव की बात हो और बंगाल की बात ना करें ये पॉसिबल ही नहीं। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, पहले प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को घेरा, अब वित्त मंत्री ने यूपीए सरकार को। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार विपक्ष को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी जी ने पंडित नेहरू से लेकर कांग्रेस सरकार में हुए घोटालों का जिक्र किया, जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस सरकार के 10 साल में भ्रष्टाचार और घोटालों पर श्वेत पत्र जारी किया है। इस श्वेत पत्र में मनमोहन सिंह सरकार के 10 साल के कार्यकाल के आर्थिक कुप्रबंधन पर निशाना साधा गया है। वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करते हुए अपने भाषण में कहा था कि मोदी सरकार यूपीए के 10 साल के शासन में हुए आर्थिक कुप्रबंधन पर श्वेत पत्र जारी करेगी। केंद्र सरकार द्वारा जारी श्वेत पत्र की 10 बड़ी बातें शेयर की गई हैं। दोस्तों नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को राज्यसभा भेजेगी कांग्रेस। अमित मालवीय ने लगाया विभाजनकारी राजनीति का आरोप। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को कांग्रेस राज्यसभा में भेज सकती है। रघुराम राजन को राज्यसभा में भेजे जाने की चर्चाओं के बीच बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी आईटी सेल के संयोजक अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस विभाजनकारी राजनीति कर रही है। जी हां, नेक्स्ट खबर आपको बता दें, शरद पवार गुट के नए चुनाव चिन्ह पर वीएचपी की आपत्ति, कहा वट वृक्ष हमारा सिंबल है। जी हां, महाराष्ट्र में शरद पवार गुट को अब नया नाम और चुनाव चिन्ह मिल गया है। चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट की पार्टी के नए नाम एनसीपी शरद चंद्र पवार को मंजूरी दी थी। शरद गुट का चुनाव चिन्ह पेड़ है, जिसके लेकर अब विश्व हिंदू परिषद ने आपत्ति जताई है। विश्व हिंदू परिषद ने शरद गुट की नई पार्टी के चुनाव चिन्ह पर यानी पेड़ पर आपत्ति जताई है। वीएचपी का कहना है कि वट वृक्ष उनके संगठन का रजिस्टर्ड सिंबल है। जी हाँ, बहरहाल दोस्तों ऐसे में ये थे भी कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।